हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? ठीक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने सारी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ली हैं और इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। क्या है? सॉल्युबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं घुलनशीलता। और किसी की भी सॉल्युबिलिटी को अगर हमें मेजर करना है तो हम कैसे बताएंगे? जैसे मैंने कोई फिक्स क्वांटिटी की सॉल्वेंट ली है। मान लो आपका पास एक बीकर है और इस बीकर में मैंने 100 ml वाटर रखा हुआ है, 100 ml H2O को फिल करके रखा हुआ है और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं शुगर सॉल्यूट। क्या ऐड कर रहा हूँ? शक्कर ऐड कर रहा हूँ, शुगर ऐड कर रहा हूँ। ऐड करता जाऊंगा, ये डिसॉल्व होती जाएगी, और करूंगा और डिसॉल्व होगी। एक समय ऐसा आएगा कि ये डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। मान लो मैंने इसमें 50 ग्राम शुगर ऐड की, वो डिसॉल्व हो गई। 60 ऐड की, डिसॉल्व हो गई। जैसे ही मैंने 61 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया, यहां पर 1 ग्राम शुगर, कुछ दाने शुगर शक्कर के आपको घुले हुए नहीं दिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है? 60 ग्राम पर 100 ml। ठीक। इसका मतलब है जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एक स्पेसिफाइड अमाउंट सॉल्वेंट में, उसे उसकी हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट of solute dissolve in specified amount of solvent। एक स्पेसिफाइड अमाउंट सॉल्वेंट में जितनी ज्यादा हो सके उतना अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व करना क्या कहलाता है? उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी मेनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो दो चीजों पर डिपेंड्स करती है, मतलब इट मे बी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की, गैस इन लिक्विड, किसी गैस को अगर हमें लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो इसमें टेम्परेचर का क्या रोल है और प्रेशर का क्या रोल है? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, किसको बढ़ाते हैं? टेम्परेचर को, तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो लिक्विड में है वो क्या हो जाएगी? जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप लिक्विड में गैस डिसॉल्व है, उसको अगर आप टेम्परेचर दोगे तो जो गैस है वो बाहर रिलीज हो जाएगी, मतलब जितनी भी सॉल्युबल है वो बाहर निकल जाएगी। इस कारण अगर हम बात करें गैस की लिक्विड में, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं सॉलिड की, कि अगर हमने सॉलिड को किस में डिसॉल्व किया? लिक्विड में, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक। दूसरी चीज, अगर हमें गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है और हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी प्रेशर की। अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो बढ़ जाएगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर क्या बढ़ाते हैं हम? जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया। उन साइंटिस्ट का नाम था हेनरी, और हेनरी ने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। जो हेनरी थे, हेनरी ने दो चीजों के बारे में बताया। जैसा कि मैंने बताया कि जो गैस है, गैस लिक्विड में कब डिसॉल्व होती है? जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाती है किसी लिक्विड में। तो हेनरी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिलेशनशिप दिया था दोनों के बीच में कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हुई है किसी सॉल्वेंट में और कितना प्रेशर हमने अप्लाई किया है। तो ये प्रेशर और गैस डिसॉल्व हुई है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप दिया था। तो यहां पर देखिए, हेनरीज गेव रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एंड प्रेशर ऑफ गैस। और इन्होंने कहा क्या? ही स्टेट दैट, इन्होंने कहा कि द अमाउंट ऑफ गैस
dissolved in solvent is directly proportional to pressure of the gas। तो जो हेनरी ने बताया कि किसी भी सॉल्वेंट में अगर हमें गैस को डिसॉल्व करना है तो हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी किसी लिक्विड में। अगर मान लो कि अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, इसका मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी कितनी है? m है, मतलब अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट क्या है? m है, और प्रेशर क्या है? p है। तो इन्होंने क्या बताया कि जी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मतलब अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल में कन्वर्ट होता है, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट कौन आएगा? k। जबकि ये कांस्टेंट हेनरी है तो इसको हम लिखेंगे kh, और यहां पर क्या है? p है। ठीक, ये हमारा जो एक न्यूमेरिकल्स आया, ये किसने दिया था हमें? हेनरीज लॉ ने। इन्होंने एक और चीज बताई कि अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज कंसिडर्ड एज a form of मोल फ्रैक्शंस। ठीक, अगर आपका जो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हुई है उसको कंसीडर्ड किया जाए मोल फ्रैक्शंस के रूप में, तो इन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया। इन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया कि द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस। और जब इसको सॉल्व किया तो P आया, P इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा KH, और किसका? X, गैस का। तो इस तरह से आपको क्या सॉल्व करना है? हेनरीज। लाइन बढ़ाने के लिए आप जन के यहां पर भी एक्स्ट्रा बता सकते थे कि वेयर KH इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट, M क्या थी? M आप बता दोगे, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, और P क्या था? P था प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, बस ओनली कुछ नहीं, एग्जाम में लाइन बढ़ाने के लिए यूज होता है, बाकी इनका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट हमारी हेनरी लॉ में हमने देखा कि जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा गैस क्या होगी? सॉल्युबल होगी लिक्विड में। पर इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये कहां पर लागू होता है, कहां पर लागू नहीं होता। तो इसकी मेनली 3 जो लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशंस ये है कि जो हेनरी लॉ होता है ये ओनली एप्लीकेबल होता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, मतलब जितना ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस होगा उस पर हेनरी लॉ उतना ही एप्लीकेबल होगा, मतलब दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। दूसरी लिमिटेशन ये बोलती है कि हमेशा जो हम सॉल्यूशंस लिए हुए हैं उस पर जो हम प्रेशर लगाएंगे गैस का वो होना चाहिए लो, और जो सॉल्यूशंस का टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए? हाई। मतलब हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है या वर्क्स करता है लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर। और थर्ड रूल्स ये बोलता है कि जो हमने गैस ली है डिसॉल्व करने के लिए वो ना तो सॉल्वेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, मतलब ना तो सॉल्वेंट के साथ जुड़ना चाहिए, और ना ही सॉल्वेंट के साथ डिसोसिएट होना चाहिए। मतलब गैस नाइदर एसोसिएटेड विद सॉल्वेंट और नॉर डिसोसिएटेड विद सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि जो आपका सॉल्यूशंस है या जो आपका लिक्विड है वो गैस के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करना चाहिए। लास्ट आपका हेनरीज लॉ में जो है हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन जो है जो आप लोग देखते हैं मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल आती है उनको खोलते हैं, उसमें जान के क्या निकलती है? एक गैस निकलती है, और जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कैसे किया जाता है तो उस पर एप्लीकेबल होता है हमारा हेनरीज लॉ, जो बताता है कि हम जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं उनको हाई प्रेशर पर बंद क्यों करते हैं। तो पहला जो आपका एप्लीकेशंस है जो लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें हम क्या करते हैं? हाई प्रेशर के साथ उनको बंद किया जाता है ताकि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सके।
ठीक, इसके नोट्स मैं नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत बड़े बड़े नोट्स हैं। तो जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा उसके डिस्क्रिप्शंस में आपको इसके नोट्स पूरे मिल जाएंगे। जितना भी चैप्टर में मैं पढ़ा रहा हूं वो सभी के नोट्स जो हैं आपको चैप्टर के एंड में, और एंड जो लेक्चर होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी जाएगी। उस लिंक्स के माध्यम से आप इसके नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकेंगे। तो पहला जो आपका है कि इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो वाटर्स होती हैं उनको हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है, जिससे जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा हमारा है फॉर स्कूबा डाइवर्स। ठीक, इसको एक कहानी से सुनना। सबसे पहले क्या होता है कि स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो गहरे समुद्र में या गहरे तालाबों में वो बहुत नीचे तक जाते हैं। ठीक, अब जैसे ही कोई व्यक्ति एटमॉस्फेयर से कहां जाएगा, वाटर में जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। और कोई भी स्कूबा डाइवर्स जब आपके समुद्र की गहराई में या डेप्थ में जाता है तो अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाता है, और उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस मिक्स रहती है। जैसे ही वो डेप्थ में जाता है तो डेप्थ में जाने के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने के कारण ऑक्सीजन तो साथ साथ जाती है, साथ साथ में कौन सी गैस चली जाती है, नाइट्रोजन गैस। और ऑक्सीजन हमारी रेगुलर एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन नाइट्रोजन जो गैस है वो ब्लड में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। जैसे ही जो स्कूबा डाइवर्स है ऊपर की ओर आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ऑक्सीजन तो आराम से रिलीज हो जाती है, हमारी दैनिक दिनचर्या के लिए जब जरूरत है। ठीक, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो हमारे ब्लड में घुली हुई रहती है। जैसे ही हम ऊपर आते हैं नाइट्रोजन गैस हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के कारण ब्लड में बनते हैं बबल्स, और ब्लड में बबल्स बनने के कारण जो ह्यूमन बीइंग्स है या लिविंग थिंग्स है उसको क्या होती है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, मतलब पेन होता है। और ये जो डिसीज कॉज कर रही है, इस डिसीज का नाम होता है बैंड्स। इस बैंड्स को रोकने के लिए एक गैस का यूज किया जाता है सिलेंडर में, और उस गैस का नाम है हीलियम गैस। हीलियम गैस जो होती है वो ब्लड को पतला कर देती है, जिसके कारण बबल्स नहीं बन पाते, नाइट्रोजन गैस आराम से रिलीज हो जाती है। मतलब ओवरऑल कहने की बात यह है कि स्कूबा डाइवर्स जैसे ही समुद्र में नीचे जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व होती है। जैसे ही वो ऊपर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन गैस बॉडी से बाहर निकलती है, और बॉडी से बाहर निकलने के कारण ब्लड वेसल्स में बहुत सारा पेन होता है, जिसके कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। और जो डिसीज कॉज हो रही है उस डिसीज का नाम है बैंड्स। इस बैंड्स को रोकने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम गैस को भी मिक्स करके ले जाते हैं। ये हमारी है सेकंड एप्लीकेशन। और थर्ड एप्लीकेशन है फॉर हाई एल्टीट्यूड, मतलब जो अधिक ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं। तो अभी मैंने बोला था जब हम समुद्र में गहराई में जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, और जब हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पर कोई भी क्लाइंबर जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती, और ऑक्सीजन जो है हमारी दैनिक दिनचर्या के लिए जरूरी है। और ऑक्सीजन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब कोई ऊपर जाता है तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो वीक हो जाता है, वीकनेस महसूस कर पाता है, और वीकनेस के साथ साथ वो प्रॉपरली सोच नहीं पाता, मतलब क्लियरली थिंक नहीं कर पाता। तो इसके लिए भी आपका जन क्या है, वहां पर जाने पर प्रेशर कम होता है, इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हेनरी लॉ है वो 3 जगह पर मोस्टली एप्लीकेबल है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, यहाँ तक आपको समझ में आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा चैनल को फैलाएं ताकि जन के हमारा जो वीडियो है वो सभी तक पहुँच सके।